नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है जिसमें मैंने गुप्ता पीरियड आपको स्टार्ट करवा रखा है। गुप्त पीरियड को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो वीडियो लेक्चर आपको मिला है जिसमें क्या है, गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक हुए थे, नींव रखने से लेके वास्तविक संस्थापक से लेकर विष्णुगुप्त तक सारा मैंने आपको डिटेल में करवाया है। राजाओं के क्या क्या काम किए थे, उनकी उपाधियां क्या थी, उनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए वो भी मैंने आपको करवा दिए गए हैं। तो दूसरा जो वीडियो लेक्चर बनाया मैंने पार्ट 2 करवाया, उसमें गुप्ता टाइम की क्या है, प्रशासनिक इकाइयों के बारे में है। ठीक है जी, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है जी, और धर्म के बारे में मैंने आपको लेक्चर में करवा चुकी हूँ। आज का जो लेक्चर है हमारा, हम पार्ट 3 करेंगे, गुप्ता पीरियड पार्ट 3। इसमें हम जो गुप्त काल को गोल्डन इरा बोला जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है, उसके बारे में जानेंगे क्यों बोला जाता है। इस टाइम पे, गुप्ता टाइम पे इन्होंने इतना तरक्की किया साहित्य में, विज्ञान में, तकनीक में, शिक्षा में, लिटरेचर में, इन सब के बारे में हमने जानना है। चलिए शुरू करते हैं। कहते गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कला एवं संस्कृति हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, साहित्य और शिक्षा के बारे में, स्थापत्य कला, ये बिल्डिंग वगैरह जो बनाते थे, चित्रकला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, और विज्ञान एवं तकनीक के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, साहित्य के बारे में मैंने इसलिए पहले रखा क्योंकि साहित्य से भरकर क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे मास्टर कैडर एसएसटी का है, सी टेट है, पीएस टेट है, कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम है, कोई पीसीएस है, कोई भी एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं लिटरेचर से। तो प्राचीन भारत की जितने भी पुस्तकें अभी तक मैंने आपको कराई हैं सारी याद रखनी होंगी। देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है अभिज्ञान शकुंतलम। ये पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास जी ने। और इस पुस्तक में है क्या? प्रेम रस की अद्वितीय अभिव्यक्ति है, प्रेम रस। ठीक है जी, इस एक होता है ना से वीरता वाली जो कथा होती है, रचनाएं होती हैं, उसमें वीर रस होता है। जो कालिदास है, इनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये क्या है, इन्होंने ये जो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है कालिदास की रचना है, और इसमें क्या है, प्रेम रस की अभिव्यक्ति की गई है। विक्रमो विषयम कालिदास की रचना है। इसमें क्या है, राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम और विवाह कथा का वर्णन करते हैं। ठीक है जी, एक नाटक है, ये कालिदास की ही रचना है। कालिदास की रचना है तो सारी याद कर लेना भाई। ठीक है जी, आगे मेघदूत। मेघदूत भी कालिदास जी की रचना है। कहते गीतात्मक काव्य की रचना है, गाने के रूप में। ठीक है जी, काव्य रचना है, कविता के रूप में। ऋतु संहार कालिदास जी की है, गीतात्मक काव्य की रचना है ये भी। किरातुर्जुनियम भारवी की रचना है, और इसमें क्या है, शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा पे ये आधारित पुस्तक है। ठीक है जी, ये पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? भारवी ने, किरातुर्जुनियम। ठीक है जी, आगे है शिशुपाल वध। ये भी किताब का नाम है, किसने लिखी है? माघ ने लिखी है। और इसके अंदर है क्या, कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन कहाँ पे है? शिशुपाल वध में है। इजी आपको याद हो जाएगा। लिखा किसने? माघ, एक राइटर है। कालिदास सबको पता होता है, जैसे भारवी है, माघ है, भास है, इनको आपने याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज आपको अलग बनाएगी बाकियों से। ठीक है, कालिदास को तो सारे याद कर लेते हैं, जो डिफरेंशिएट करेगी आपको, बाकियों से अलग बनाएगी, वो ये चीजें बनाएगी। चारुदत्तम किसकी पुस्तक है? भास की है। इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भारत की कल्पना है, भास की कल्पना है। मतलब इसने एक कल्पना पे आधारित एक पुस्तक की रचना की है, जिसका हीरो कौन है? चारुदत्त। चारुदत्त है, और वो क्या है, कल्पना में है, वैसे वास्तविक में नहीं हुआ ऐसा कुछ। मृच्छिकटकम पुस्तक शूद्रक की है।
ये पुस्तक भी एग्जाम में बड़ी बार पूछी गई है। कहते असाधारण नाटक है जिसमें पात्र समाज के सभी वर्गों से संबंधित है, मतलब कि छोटे लोगों से संबंधित है सारे के साथ। ठीक है जी। आगे है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? विशाख दत्त की है। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है इसमें। किससे संबंधित? राजा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। आगे है प्रयाग प्रस्ति हरिसेन की रचना है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ये रचित है। ठीक है जी। आगे है देवी चंद्रगुप्तम, ये किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। ये दो पुस्तक आप याद कर लेना। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से क्या है? विवाह का वर्णन है। मैंने आपको ये करवाया था ना कि समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त टू। जब समुद्रगुप्त की मौत के बाद रामगुप्त शासक बनता है, रामगुप्त की जो वाइफ होती है देवी, ठीक है जी, उसका अपने देवर के साथ यानी कि चंद्रगुप्त टू के साथ क्या हो जाता है? प्रेम संबंध हो जाता है। और दोनों ही ये क्या करते हैं? षड्यंत्र रच के अपने पति को और वो अपने भाई को मार देता है, यानी दोनों की मिली भगत होती है। और इस बात का वर्णन कहाँ पे है? देवी चंद्रगुप्त पुस्तक में है। इस बात का आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऋतुसंहार मैंने बता ही दिया, कालिदास की रचना है, ये प्रथम रचना है। इस खंड काव्य में 6 ऋतुओं का क्रम अनुसार वर्णन मिलता है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि कालिदास की कौन सी रचना प्रथम थी, तो आप बताना ऋतुसंहार। क्या है इसके अंदर? 6 ऋतुओं का क्रमसार वर्णन दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो चुका है, उसके आगे देखते हैं। ये है हमारे भारत के शेक्सपियर महान कवि कालिदास जी। आगे बढ़े। कुम्हार संभव किसकी पुस्तक है? ये भी कालिदास जी की पुस्तक है। और इसमें किसका वर्णन है? शिव और पार्वती के पुत्र के जन्म की कथा का वर्णन यहाँ मिलता है। रघुवंश किसकी पुस्तक है? कालिदास की है। कहते 40 इवाकु वंश राजाओं का वर्णन कहाँ पे मिलता है? रघुवंश में मिलता है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। 2 प्रेमियों की कहानी को सुनने के लिए मेघ को दूत बनाया गया है। ठीक है जी। 2 प्रेमियों की कहानी सुनाने के लिए मेघ को क्या बनाया गया? दूत बनाया गया। मालविका अग्निमित्रा, ये भी किसकी है जी? कालिदास की रचना। ये प्रथम नाटक था और प्रथम रचना कौन सी? ऋतुसंहार थी। 6 ऋतुओं का वर्णन क्रमसार किया गया था। और प्रथम नाटक है वो कौन सा? मालविका अग्निमित्रम है। ये शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र है ना, अग्निमित्र जो क्या था? पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। और उसके टाइम पे ही क्या हुआ था? विदेशी ये जो इंडो ग्रीक हैं आक्रमण हुए थे, तो ये अपने बेटे को भेजता है उस उत्तर पश्चिमी तरफ कि अपने उन जो आक्रमण हो रहे हैं उनको दबाना है। तो रास्ते में आते हुए इसमें क्या है? इसको प्रेम हो जाता है अग्निमित्र और मालविका जो रानी की सेविका थी उसके साथ इसका प्यार पड़ जाता है। और उस प्रेम कथा का वर्णन मालविका अग्निमित्रम में दिया हुआ है। किसके द्वारा? कालिदास ने ये लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है जी। ये पुस्तक आपने याद रखनी है। पहली बार जैसे पशु पंछियों को बोलते हुए जो आप ये कार्टून वगैरह देखते हो ना, ये कहाँ से शुरुआत है? पंचतंत्र में इसका दिया हुआ है वर्णन। प्राचीन काल में अनेक कथाओं का संकलन किया गया था जिसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है जी, हो गया। कहते हितोपदेश, ये पुस्तक किसकी है? नारायण जी की है। संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध और शब्दकोश महत्वपूर्ण शब्दकोश की रचना अमर सिंह ने, किसने की थी? अमर सिंह के द्वारा की गई थी। इसकी पुस्तक का नाम है अमरकोश। चंद्रगुप्त जो 2 था उसके 9 रत्न मैंने आपको याद करवाए थे फर्स्ट वीडियो में। उसमें था एक
अमर, अमर सिंह था, उसके अंदर 9 रत्नों में से, और वो किसने क्या लिखा था, एक शब्दकोश लिखा था। उस शब्दकोश की मतलब बुक का नाम क्या है, अमरकोश, और ये कौन सा है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य का है ये। महाभारत और रामायण की का भी अंतिम संकलन इसी युग में हुआ था। महाभारत और रामायण का जो अंतिम संकलन है, लास्ट है, रिटर्न वर्क खत्म हुआ था, वो गुप्ता पीरियड में ही खत्म हुआ था। गुप्त युग में पुराणों की रचना की गई थी। कमेंट करके बताइए पुराण कितने हैं, कितने पुराण हैं, और सबसे बड़ा पुराण और पुराना पुराण कौन सा है, ये आपने बताना है। इसी समय अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। इस काल की प्रमुख स्मृतियों में नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, विष्णु कात्यायन, पराशर आदि सम्मिलित हैं। कहते इस काल में साहित्य कवियों में सबसे श्रेष्ठ कालिदास हुए हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं को नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या किया है, विभाजित किया है। ठीक है जी, खंड काव्य, नाटक और महाकाव्य में इनकी क्या रचनाओं को डिवाइड किया हुआ है। आपको मैंने एक याद कराया था कि ऐसे ही जो सिंबॉलिक रखे गए हैं, जैसे अपने बोलते ना भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं, नागार्जुन को बोलते हैं। ठीक है जी, भारत का मतलब कि जो अपना मैकियावली है, भारत का मैकियावली किसको बोलते हैं, कौटिल्य को बोलते हैं। मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस से तुलना की गई है किसकी, अर्थशास्त्र की, जो क्या दोनों ही राजनीति पे आधारित है। तो इस तरह चीज़ों को आपने जोड़ के क्रमबद्ध करके याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, महाभारत और रामायण का भी अंतिम संकलन इसी युग में हुआ था। ये है महर्षि वेदव्यास के कहने पर गणेश जी ने सरल भाषा में महाभारत लिखी थी। ठीक है जी, और इधर भगवान श्री राम के जीवन पे आधारित रामायण नाम के महाकाव्य की रचना वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी के कहने पे की थी। थोड़ा पिक्चर से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, गुप्त काल में शिक्षा और साहित्य की ओर जो प्रगति हुई है वो देखते हैं। कहते गुप्त युग में अभिलेखों में 14 प्रकार की विद्याओं का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार की, 14 टाइप की जो विद्याओं का वर्णन मिलता है, जिसकी शिक्षा दी जाती थी। पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी एवं मथुरा इस काल के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान थे। क्वेश्चन आते हैं भाई इस तरह के, सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन आते हैं कि गुप्त काल में जो शिक्षा के केंद्र थे, इनमें से कौन सा था और इनमें से कौन सा नहीं था, वहां फंसोगे आप। तो कौन सा था, पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा, ये याद रखना आपने। इस काल में नालंदा महाविहार की भी स्थापना हुई थी। नालंदा की किसने स्थापना की थी, बताओ जी, कुमारगुप्त ने। करवाया हुआ ना ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। जो कालांतर में एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ये संस्थाएं राजाओं एवं धनाढ्य वर्ग के अनुदानों से चलती थी। कहते हैं राजा लोग क्या थे और अमीर लोग क्या थे, दान दिया करते थे, तब ये संस्थाएं चला करती थी। इस समय कवियों का श्रेष्ठ काल था। इस समय पे आपको कवि बड़े देखने को मिलेंगे, देख ही रहे हो आप, कितने भास है, माघ है, कितने आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, और भी हैं इसके अलावा कितने ही, जिसमें हरिसेन, वत्स भट्ट, वीरसेन जैसे महत्वपूर्ण कवि शामिल थे। गुप्त काल में हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशंसा में रचित प्रयागप्रस्ती एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की, बताइए जी, हरिसेन ने। किस शासक की प्रशंसा है, प्रयागप्रस्ती का मतलब ही क्या होता है, राजा की प्रशंसा में, और ये किसने की थी, हरिसेन ने। किसकी प्रशंसा लिखी है, समुद्रगुप्त की, उसका दरबारी था ये, महासंधि विग्राहक था, सेनापति भी था, महाकुमारात्य था ये, उसने 3 विभाग संभाले हुए थे। आगे है, यह गद्य पद की मिश्रित शैली चंपू शैली है, जिसमें आपका गद्य और पद दोनों ही शामिल हैं। आज अच्छा कमेंट करके ये बताइए कि हमारे 4 वेदों में से कौन सा वो वेद है जो गद्य में भी है और पद में भी लिखा हुआ है, आपने ये कमेंट करके बताना है। कहते वत्स भट्टी ने मालव संवत 592 472 ईस्वी में मंदसौर प्रस्ती की रचना की। किसने, वत्स भट्टी ने। किसकी रचना की, मंदसौर प्रस्ती की रचना की। आगे है, वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था।
याद रखो इस बात को। वीरसेन कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का सेकंड का सचिव हुआ करता, सेक्रेटरी हुआ करता था। उसने उदयगिरी नामक गुहा लेख की रचना की थी। किसकी जी? उदयगिरी नामक गुहा लेख की। अब याद करो, हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती, वत्स भट्टी ने मंदसौर प्रस्ती, वीरसेन ने उदयगिरी नामक गुहा लेख। याद करो चीजों को। इसमें आगे देखते हैं, कहते हैं कि जिसमें उसे शब्द, न्याय, अर्थ, व्याकरण, राजनीति आदि का ज्ञान, ज्ञाता एवं कवि कहा गया है। उदयगिरी का जो गुहा लेख है, इसमें वीरसेन को क्या शब्द बोला गया है? वो उसको न्याय, अर्थ, व्याकरण, राजनीति आदि का ज्ञाता था और कवि कहा गया है। आगे करते हैं। हाँ जी भाई, ये षड दर्शन जरूर आते हैं, ये फेवरेट है एग्जामिनर के। कभी मैचिंग में डाल देगा, या इनके राइटर के नाम पूछ लेगा, या मतलब पूछ लेगा, मतलब भी करवाऊंगी आपको मैं। ये षड दर्शन करने बहुत जरूरी हैं, जिसमें क्या है, कहते गुप्त काल को दर्शन के क्षेत्र में पर्याप्त विकास के लिए भी जाना जाता है। इस काल में षड दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिकी, मीमांसा एवं वेदांत दर्शन की महत्वपूर्ण कृतियां की रचना की गई। ठीक है जी। षड दर्शन देखो, पहला है जी सांख्य दर्शन। कौन रचना की? किसने रचना की? कपिल मुनि ने। योग दर्शन पतंजलि ने। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने। वैशेषिकी दर्शन महर्षि कणाद ने। और मीमांसा दर्शन जैमिनी ने। वेदांत दर्शन बादरायण ने। इसे उत्तर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है जी। और कणाद के साथ उल्लूक भी आता है, कई बार आपको उल्लूक भी मिलेगा यहां पर। क्या? उल्लूक, उल्लूक भी दे देंगे। दूसरा आपका जो इसको बोलते पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा बोला जाता है। ठीक है जी। और इसे बोलते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा बादरायण। तो ये याद करने आसान कैसे हैं? योग का तो दर्शन का तो सबको ही पता है, पतंजलि जी। ठीक है जी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है जी। वेदांत उत्तर मतलब बादरायण। 6 तो हैं ही, इजीली याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं, अब इनके मतलब जानते हैं आप। सांख्य दर्शन क्या है? इसके अंदर कहते सभी प्रकार के कष्टों का निवारण एवं मोक्ष प्राप्ति साधन क्या है? ज्ञान है। इन्होंने क्या बोला कि आपने सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त करनी है या मोक्ष प्राप्त करनी है, तो आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ठीक है जी। योग दर्शन क्या कहते हैं? मनुष्य योग के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर क्या कर लेगा? नियंत्रण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने क्या बोला? ज्ञान के द्वारा। योग दर्शन क्या बोला? योग के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करो अपने, है ना। न्याय दर्शन देखते हैं क्या कहते हैं? तर्क पूर्ण एवं विश्लेषणात्मक चिंतन द्वारा जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों को हल किया जा सकता है। तर्कपूर्ण। ठीक है जी। तर्कपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। विशेषिकी दर्शन क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ 5 तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। किसने बोला? विशेषिकी दर्शन ने बोला। ठीक है जी। आगे है वेदांत दर्शन। ब्रह्मा ही जीवन का सत्य है और से सभी क्या है? मिथ्या है। मीमांसा दर्शन क्या बोलता है? वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए तर्क का प्रयोग किया गया। ठीक है जी। आपको 6 के 6 दर्शनों के, उसके अंदर मोक्ष प्राप्ति के या लाइफ को अपने सुविधापूर्ण बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये मतलब समझाया आपको यहाँ पर। ठीक है जी। सांख्य दर्शन के कौन है जी? कौन? कपिल मुनि। तो आप याद करो सारे के सारे, ये आपको एक एक चीज। योग के आपको पता है पतंजलि है। न्याय दर्शन देखो आप कौन है? विशेषिकी है। ठीक है जी। याद करो, न्याय दर्शन आपका गौतम ऋषि।
और विशेषकी दर्शन का महर्षि कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन बादरायण। इस तरह से आपने इस चीजों को कोरिलेट करके जानना है। इन्होंने क्या बोला कि ज्ञान के द्वारा, इन्होंने बोला योग के द्वारा, इन्होंने बोला तर्क के द्वारा। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और एक एक चीज को आपने ध्यान में रखना है। विशेषकी ने क्या बोला कि ब्रह्मांड क्या है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। वेदांत दर्शन ने क्या बोला, ब्रह्मा जी, ब से ब्रह्मा, वह से वेदांत। ठीक है जी, और ऊपर वाले विशेषकी ब्रह्मांड। मीमांसा दर्शन में कहते वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए। आगे है गुप्त युग में विज्ञान एवं तकनीक की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। ठीक है जी, इस काल के आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान हैं। आर्यभट्ट को तो सब याद कर लेते, जानते भी होंगे इनके बारे में, लेकिन वराहमिहिर, भास्कर और ब्रह्मगुप्त, ठीक है जी, इनको याद करो। आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टियम, ठीक है जी, आर्यभट्टियम है। इस काल का एकमात्र ग्रंथ है जिस पर रचनाकार का नाम मिलता है। एकमात्र ग्रंथ है जिस पे क्या मिलता है, रचनाकार का नाम मिलता है। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट ने ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र कहा। आर्यभट्ट ने क्या बोला कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, आपकी ज्योतिष है, वो मैथमेटिक्स से अलग है, तथा दशमलव प्रणाली, जो डेसिमल सिस्टम, पॉइंट लगाते हैं हम, का विकास किया। जो डेसिमल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में हमारी देन है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, एक्सिस करती है, रोटेट करती है। ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो ना आप लोग कि धरती अपनी धुरी पे क्या है, रोटेट करती है। ये किसने बताया, आर्यभट्ट जी ने बताया था। इसकी छाया चंद्रमा पे पड़ने के कारण क्या है, ग्रहण लगते हैं। जो ग्रहण की थ्योरी है ना अपना, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये भी किसने बताया, आर्यभट्ट ने। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारणों का उल्लेख किया। देखो जिस बंदे का दिमाग, दशमलव प्रणाली दी, मैथमेटिक्स को ज्योतिष से अलग किया इन्होंने। ठीक है जी, पृथ्वी गोल है ये बात बताई, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है ये बात बताई, पृथ्वी की छाया के कारण चंद्र ग्रहण पड़ता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है ये भी। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया, जो आप करते ना मैथ में, पाई का ये वाला ऐसे करके, पाई का जो है मान कितना होता है ये आपको किसने बताया, इस तरह से ये सिंबल होता है 3.1416, ये किसने बताया, आर्यभट्ट ने। सौर वर्ष की लंबाई, लाइट ईयर, ठीक है जी, इसकी दूरी किसने बताई, और ये बताया अपना जो धरती है एक वर्ष में, मतलब कि 365 दिनों के अंदर सूर्य का चक्कर पूरा, सौर वर्ष उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन को, ठीक है जी। जो धरती है सूर्य की तरफ चक्कर जो पूरा करती है वो कितने टाइम में करती है, 365.3586 में। और हम कैसे गिनते हैं, 365 दिन 4 घंटे, 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, और हर 4 साल के बाद जो 6-6 घंटे होते हैं वो प्लस बन के एक 24 घंटा बन जाएगा, और वो क्या है, लीप ईयर बन जाता है आपका चौथा साल। ठीक है जी, तो आपको ये ज्योग्राफी में भी आपको करवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सौर वर्ष की लंबाई का इन्होंने बताया हमें। आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर भास्कर प्रथम ने टीकाएं लिखी हैं और अपना एक अलग ग्रंथ भी लिखा है। इन्होंने 3 ग्रंथों, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य की रचना की है। इस चीज को याद रखना आपने। किसने, किसकी बात हो रही है यहां पर बताइए जरा, भास्कर ने, भास्कर प्रथम ने टीकाएं लिखी हैं। ठीक है जी, कौन कौन से, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य की इन्होंने रचनाएं भी की, इस बात को भी याद रखना। आगे बढ़ते ब्रह्मगुप्त के बारे में। मैंने बताया ना आपको आर्यभट्ट के बारे में, वराहमिहिर, भास्कर और ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ना है। अब हमने आर्यभट्ट तो पढ़ लिया, भास्कर के बारे में भी जान लिया, अब पढ़ेंगे हम ब्रह्मगुप्त के बारे में।
ब्रह्मगुप्त द्वारा ब्रह्म सिद्धांत का नामक ग्रंथ की रचना की गई। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपनी तरफ क्या है, खींचती है। वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता, बृहद जातक एवं लघु जातक हैं। अब वराहमिहिर की जितनी भी रचनाएं हैं देखो जरा कौन कौन सी है, पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता, बृहद जातक और लघु जातक है। इस काल में कई चिकित्सा ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ठीक है जी, चिकित्सा ग्रंथ मतलब दवाइयों संबंधी, इलाज संबंधी। कहते छठी सदी में वाघभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। अब ये मेरा मकसद आपको सिर्फ यहाँ पे लिटरेचर और लिटरेचर को लिखने वाला जो बंदा कौन है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है, ये बताना है। इकट्ठी कर लो, इनको लिख लेना सारे के सारे। ठीक है जी, आगे है नवीनतम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना भी इसी समय हुई थी। इस पुस्तक, एक पुस्तक है आयुर्वेद की ग्रंथ है नवीनतम, इसको भी गुप्त काल में ही रचना हुई थी इसकी भी। आगे हैं ये हमारे हैं आर्यभट्ट जी। ठीक है जी, रिवाइज करें एक बार। दशमलव प्रणाली, सूर्य के इर्द गिर्द क्या है, धरती अपना चक्कर पूरा करती है, धरती गोल है। ठीक है जी, और क्या बताया, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ये आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में लिखा है। और आर्यभट्टयम एक ऐसी पुस्तक है जिसमें राइटर का नाम पहली बार मिला है यहाँ पर, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। पाई का मान इन्होंने दिया, दशमलव प्रणाली इन्होंने दिया। ठीक है जी, जीरो इन्होंने दिया। आगे है पाल कायप नामक पशु चिकित्सक ने हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा जो हाथियों के रोगों व चिकित्सा से संबंधित था। डीप चला जाएगा काफी। हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना किसने की, पालकाया ने। और किससे संबंधित है, हाथियों के। कहते चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी को संरक्षण था, धन्वंतरी। ठीक है जी, एक आयुर्वेद की जो पुस्तक है वो लिखी है उन्होंने। आगे है बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को भी रसायन धातु विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है। किसको, नागार्जुन को। नागार्जुन ने यह बताया कि सोना, चांदी, तांबा आदि खनिजों के रासायनिक प्रयोग से रोगों का निदान हो सकता है। ठीक है जी, नागार्जुन को याद रखना, भूलना नहीं है आपने। तो ये सारे के सारे गुप्त काल के इतना महान जो लेखक हुए हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, आयुर्वेद, दवाइयों के अंदर है जी, मेटल्स की बातें कर रहे हैं, खगोल की बातें कर रहे हैं। इस काल में ये सब लोग हुए हैं। और प्रेम कथाओं के ऊपर चर्चा है, ऋतुओं के ऊपर चर्चा है, कितने सारे राइटर आप यहाँ देख रहे हो। तो इस एज को क्या बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते, इसी कारण बोला जाता है। आगे बढ़े। हाँ जी, एक ये आपको दिखाना जरूरी है। कहते गुप्त काल में धातु संबंधी ज्ञान में हुए अत्यधिक विकास को दिल्ली के सुप्रसिद्ध लौह स्तंभ में देख सकते हैं। जो आयरन पिलर आपका दिल्ली में है ना, उसको देख सकते हैं, क्योंकि उनको धातु का इतना ज्ञान था। इस स्तंभ पर जंग न लगने के कारण यह धातु विज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य का वस्तु बना हुआ है। ये दिल्ली का जी मेहरौली में जो आपका आयरन पिलर खड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर बिल्कुल जंग नहीं लगा है। और आज का लोहा हम जो उत्पादक करते हैं, कितना जल्दी उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। कहते हैं यह लौह स्तंभ कुतुब मीनार में स्थित है, जो कि प्राचीन स्मारक के रूप में जानी जाती है। 17वीं शताब्दी से भी अधिक पुराना स्तंभ 7.21 मीटर लंबा है। इसका व्यास क्या है, 41 सेंटीमीटर है। और इसका वजन लगभग 6 टन का है। कितना वजन है, लगभग 6 टन वजन है इसका। स्तंभ का निर्माण गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। कितने क्वेश्चन बन गए, 6 टन इसका वजन है। कितना मीटर लंबा है, 7.21 मीटर लंबा है। व्यास कितना है, 41 है। और इतना अच्छा ये बनाया गया उस धातु से, लोहे से, कि जंग नहीं लगा अभी तक।
ये जो धूप में खड़ा है, बरसात इसके ऊपर भी होती है लेकिन इसके ऊपर जंग ही नहीं लगा, तो इसको क्या मानेंगे? कितनी अच्छी कलाकृति है उनकी, कितना अच्छा धातु का ज्ञान होगा उस टाइम पे उनको। ठीक है जी। तो ये है कहाँ पे? दिल्ली में है, और ये कुतुब मीनार के पास खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये कुतुब मीनार है, उसके प्रांगण में ही साथ में ही आपको वहां पे देखने को मिलता है। ये है जी शल्य चिकित्सक सूत्रक। शल्य चिकित्सक मतलब ऑपरेशन करना, टांके लगाना, ये उस टाइम पे चालू हो चुका था। और बौद्ध दार्शनिक ये नागार्जुन जी हैं। ठीक है जी, को रसायन और धातु विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है। ये नागार्जुन जी की पिक्चर यहाँ पे है, और इनको किसका ज्ञान था? रसायन और धातु विज्ञान का। नागार्जुन ने यह बताया कि सोना, चांदी, तांबा इत्यादि खनिजों के रासायनिक प्रयोग से रोगों का क्या हो सकता है? निदान हो सकता है, रोगों से इलाज हो सकता है रोगों का। आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रमुख पुस्तकें हैं, यहाँ पे मैंने लिख दी है, पीडीएफ की फॉर्म में आपको डाटा मिल जाएगा। अमरकोश का आपको बता ही दिया था, अमर सिंह ने लिखी है, चंद्र व्याकरण चंद्रगोमनी ने लिखी, कामा सूत्र वासा ने लिखी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, नीति सार कामंदक ने, चारुदत्तम भास ने, चरक संहिता चरक ने, ब्रह्म सिद्धांत किसने? आर्यभट्ट ने, विशुद्ध मग, ये सारे भैया आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, इतना मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये सारी प्रमुख रचनाएं गुप्त काल में जो हुई हैं, कि इनका मतलब क्या है, किस किस ने ये लिखी हैं, ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको रिवाइज आपने करना है। रिवाइज का कोई शो ट्रिक नहीं होता, जैसे मर्जी करो, करना जरूर है, लेकिन एक बार आप जब पिक्चर देख लेते हो, किसी के बात में समझ लेते हो, तो वो दिमाग में बैठ जाती है। वो मैंने काम आपके लिए किया है, आपको एक्सप्लेन किया है सारी बातें यहाँ पर, तो ये सारी पढ़ना। आगे देखते हैं। हाँ, गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। गुप्त काल के जो सिक्के हैं ना, बड़े फेमस हैं भाई, सुनो ध्यान से। कहते हैं इन सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों का उत्कीर्ण सिक्का शास्त्रीय कला का श्रेष्ठता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहते हैं इन सिक्कों के ऊपर जो आकृतियां बनाई गई हैं, ये वाली बड़ा अच्छा कहते हैं इनका उदाहरण है। जो क्या है? शास्त्रीय कला का उदाहरण है। सिक्कों पर एक तरफ शासक और दूसरी तरफ देवी की प्रतिमा का उत्कीर्ण इनकी प्रमुख विशेषता है। प्रमुख ज्यादातर सिक्के कैसे मिले हैं भी? एक तरफ राजा का चित्र अंकन मिला है, दूसरी तरफ देवी देवताओं की, देवी की ज्यादातर मिली है ना, देवियों की। आगे देखते हैं। कहते सिक्कों पर राजाओं की आकृतियों को विभिन्न मुद्राओं में अंकित किया गया है, जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, कुमार गुप्त को हाथी की सवारी करते हुए दिखाया गया है। ये क्या करते थे? सिक्कों के ऊपर अपनी अपनी पसंद का जो भी इनका हॉबीज थी उसको शो करते थे। सैनिक वेशभूषा वाला सिक्का बनाया, मयूर शैली का सिक्का, मोर वाला, है ना, ये चीजों को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। कहते स्कंदगुप्त द्वारा राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए, जिसमें राजा और रानी को खड़ी मुद्रा में उत्कीर्ण किया गया। ये आप दे सकते हो, इसमें राजा रानी क्या है? खड़ी पोजीशन में दिखाए गए हैं। ये किसने शुरू किया था? स्कंदगुप्त ने। आगे है चंद्रगुप्त के सिक्कों में उसकी रानी कुमार देवी का नाम का भी पता चलता है। चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का नाम कुमार देवी, जो कहाँ की थी? लिच्छवी की थी। लिच्छवी एक वो जगह है जो पूरे विश्व का पहला गणराज्य था। आपको जो 16 महाजन पद करवाए हैं, लिच्छवी हो गया, मल्ल हो गया, ये सारे के सारे ये क्या थे? गण थे, गणराज्य थे। और एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, कौन सा वो धार्मिक व्यक्ति था जिसका संबंध लिच्छवी से था? मैंने आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ाया, हिंट भी दे दिया, उसमें से किसका संबंध लिच्छवी से था? ठीक है जी। और यहाँ पे लिच्छवी से किसका संबंध था? चंद्रगुप्त का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उनकी रानी कुमार देवी का नाम का भी पता चलता है। लक्ष्मी, गंगा, दुर्गा आदि विभिन्न देवियों की आकृतियों के उत्कीर्ण द्वारा सिक्कों पर विविधता पाई गई है। ये दुर्गा की, गंगा देवी की, लक्ष्मी माता की पिक्चर क्या है? सिक्कों पे बनवाते थे। पश्चिमी भारत में गुप्तकालीन सिक्कों पर हिंदू पौराणिक पक्षी गरुड़ का चित्र भी मिला है ना, गरुड़ का चित्र भी मिला है।
कहाँ पर? पश्चिमी भारत में। जो गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं उसमें हिंदू पुराण, जो अपना गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, जो गरुड़ पक्षी है, जो वो अपना रामायण में जिसकी चर्चा आती है, जो सीता मैया को कौन रावण उठा के ले जाता है, वो जटायु था, है ना। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत में मिले गुप्तकालीन सिक्कों पर हिंदू पौराणिक पक्षी गरुड़ का चित्रण है। ये सिक्के अधिकतर चांदी के हैं और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के अश्वमेध और घोड़ों के बलिदान वाले सिक्कों की भी गुप्तकालीन विशेषता का उदाहरण मिलते हैं। भी सिक्के इनके प्रमुख थे और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे, लेकिन सोने के ज्यादा सिक्के किसने चलाए थे? गुप्तों ने चलाए थे। इन बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्थापत्य कला देख लेते हैं। स्तूप निर्माण करवाए इन्होंने, गुहा निर्माण करवाई। आगे है मंदिर निर्माण। कहते गुप्त शासक ब्राह्मण मतावली के थे। मतावलंबी मतलब कि ब्राह्मण थे ये, ठीक है जी, ब्राह्मण थे। फिर भी गुप्त शासक काल में बौद्ध धर्म का क्या विकास हुआ? निर्माण में नकाशीदार ईंटों का प्रयोग शुरू हुआ। इस प्रकार गुप्तों ने परिचय दिया, मतलब कि इस तरह में उन्होंने क्या धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। मतलब कि ये खुद क्या हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ठीक है जी, मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को भी प्रचार प्रसार में क्या किया, मतलब कि उनको संरक्षण दिया। स्तूप वगैरह बनाए तो हम मान सकते हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही हो गया, बौद्ध धर्म को ये प्रोटेक्ट रखते थे। इसका मतलब है खुद हिंदू थे लेकिन बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। इस काल में प्रमुख स्तूपों में बिहार के राजगीर का स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और सिद्ध के मीरपुर का खास स्तूप शामिल है। आगे देखते हैं। कहते वाराणसी के निकट में स्थित इस स्तूपों को मूलतः अशोक के काल में बनवाया गया था, परंतु वर्तमान संरचना में निर्मित हुई, इस काल में निर्मित हुई। कहते इसकी आकृति बेलनाकार है, ये आप देख ही रहो, ठीक है। ये कौन सा है जी, कौन सा स्तूप है ये आपका? धमेक स्तूप। ये धमेक स्तूप की पिक्चर आ गई। उसके बाद ये आपका चौखंडी आ गया। स्तूप निर्माण भी करवाए इन्होंने। यह स्तूप वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर सुनाया था, जिसके स्मारक स्वरूप इस स्तूप का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है 5 शिष्यों को इस स्थान पे दिया था, ठीक है जी, इसी चौखंडी स्तूप जहाँ पे बना हुआ है। और इस जो उपदेश देने का जो भाषा थी उनकी, वो पाली भाषा में दिया था, ठीक है जी। और इस जो उपदेश देने की क्रिया को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। बौद्ध धर्म में मैंने आपको करवाया था। आगे बढ़ते हैं। गुहा निर्माण मतलब गुफाओं का निर्माण। ये आप पत्थरों को काट कर जो गुफाएं निर्माण की गई आप देख सकते हो कितनी अच्छी हैं। अजंता की गुफाएं, ये अजंता की गुफाएं आप देखो यहाँ पर। आगे बढ़े। अजंता की गुफाओं को महाराष्ट्र और औरंगाबाद के जिले में बयोग नदी के तट पर सीढ़े के घोड़े की नाल के आकार, सीढ़े की नहीं घोड़े की नाल के आकार, जैसे घोड़े का पैर का जो नाल होता है ना, ऐसे पैर की बना ये वाली कि नाल के आकार की गुफा पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, ठीक है जी। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है ये, ठीक है जी। 29 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य और शेष क्या हैं? विहार हैं। इसके चैत्य व एवं विहार प्रतिमाओं और चित्रों से अलंकृत हैं, ठीक है जी। ये गुफाओं की जो दीवारें हैं, चैत्य हैं, विहार है, उस पर चित्र बनाए गए हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री सदी से 7वीं सदी तक किया गया था। मतलब कि ईसा पूर्व सेकंड जो है आपकी BC से लगकर 7वीं AD तक। अजंता की गुफा में 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफा गुप्तकालीन मानी जाती है, ठीक है जी। टोटल कितनी है? 29 है, उसमें से 16वीं, 17वीं, 19वीं किसकी? गुप्तकालीन की है। इनमें से 16वीं व 17वीं गुफाएं विहार तथा 19वीं क्या है? चैत्य है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्र भगवान बुद्ध के जीवन और बौद्ध देव तत्व की घटनाओं का चित्रण करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जातक कथाएं हैं।
जो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित विविध कहानियों का वर्णन करते हैं। ठीक है जी, जातक कथाएं जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है, वो उनके जन्म की पिछले जन्म की कहानियां हैं, जातक कथाएं। ठीक है जी, इसका वर्णन क्या है, पिक्चर के रूप में किया गया है। कहाँ पर, वो इस गुफा में, अजंता की गुफाओं में। आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं आप देख सकते हो, ये गुफाएं मध्य प्रदेश में, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन 5 ही यहाँ पे सुरक्षित हैं। ठीक है जी, और बाघ गुफाएं हैं कहाँ पर, बिहार में है। तो ये बाघ गुफा आप देख सकते हो, कितनी सुंदर कलाकृतियां बनाई गई थी। उदयगिरी की गुफाएं आप खुद सर्च करके देख लेना पिक्चर को, और इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी जो गुप्तकालीन जो मूर्ति हैं, मंदिर हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हैं। ठीक है जी, विदिशा को किस शासक ने प्रथम बार अपनी राजधानी बनाया था? विदिशा का पुराना नाम क्या है, ये बताना दोनों आपने कमेंट करके। हाँ जी, बेसन नगर। ठीक है, बेसन नगर है, और पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था विदिशा को अपनी राजधानी पहली बार। ठीक है जी, और बेसन नगर उसका पुराना नाम है। कहते यह कुल 20 गुफाएं हैं जो गुप्त काल की धार्मिक मूर्तियों की बारीक और भव्य नक्काशी को वाले कारीगरों को कौशल का प्रमाण देती है। इतनी बारीकी से मतलब काम किया होता है इन गुफाओं में, क्या है, उनके कारीगरों की क्या है, ये दिखाते हैं कला को। यह चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार द्वितीय के समय में अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। मंदिर का देख लेते हैं जी। इस काल में मंदिर बहुत बनवाए गए थे। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से नागर शैली में किया गया था। जो उत्तर भारत के मंदिर है ना, वो नागर शैली में बनाए गए हैं। ठीक है जी, और दक्षिण भारत के जो मंदिर है यहाँ पे, वो द्रविड़ शैली में, अमरावती शैली भी बोलते हैं उसको। आगे देखते हैं, कहते हैं गुप्तकालीन मंदिरों में देवगढ़ का दशावतारा मंदिर, वैष्णव मंदिर, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। ठीक है जी, इस मंदिर का निर्माण में जो वैष्णव मंदिर है, 10 अवतार, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में वर्णन है, इसमें पहली बार शिखर बनाया गया था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों की सूची इस प्रकार है। ये डाटा आपको मिल जाएगा, सारे मंदिर आप देखने और रिवाइज करने। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, खो का शिव मंदिर, नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर, लाखों का मंदिर, दर्रा का मंदिर, ये सारे मंदिर आप याद कर सकते हो। मूर्ति कला के बारे में देख लेते हैं। मथुरा पाटलिपुत्र और सारनाथ कला के मुख्य केंद्र है। मुख्य देवता की मूर्ति को बड़ा बनाकर सामाजिक सत्रीकरण और सामाजिक भेदभाव का प्रदर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पे हुआ। मानव आकृति की मुख्य आकर्षण तथा प्राकृतिक सौंदर्य पृष्ठभूमि का विषय रही है। मतलब मूर्ति बनाने में ना मानव की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्तियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। संयमित और नैतिक तत्वों से युक्त हैं। मतलब ये जो मूर्तियां बनाई हैं संयमित हैं और नैतिकता के गुण हैं इनके अंदर। मथुरा एवं अमरावती शैली के सम्मिश्रण से ये मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गुप्तकालीन शासकों ने ब्राह्मण धर्म को समर्थन दिया था। यही कारण है कि इस काल के दौरान विष्णु, शिव, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। गुप्तकालीन शासकों ने मूर्ति कला की मथुरा शैली को संरक्षण दिया था। ठीक है जी, मथुरा शैली, रेड कलर में मूर्तियां बनाई जाती थी। इस काल में विष्णु के 10 अवतारों की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, मथुरा शैली में किया गया। वहीं दूसरी ओर शैव संप्रदाय में लिंग की पूजा होने के कारण वैष्णव संप्रदाय की भांति अधिक मात्रा में मूर्तियों का निर्माण नहीं हो पाया। आगे देखते हैं, कहते गुप्तकालीन विष्णु की प्रसिद्ध देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थित ये वाली मंदिर, ये मूर्ति आप देखो जरा, दशावतार मंदिर
दशावतार मंदिर है ये। इस अनंतशाही मूर्ति में 4 भुजाधारी भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बनाया गया। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे अन्य देवताओं के मंदिर बनाए गए। पंचायतन शैली वो होती है जिसमें जो मेन भगवान है, जिसकी मूर्ति मेन है, उसको बीच में, बाकी छोटे छोटे मंदिर छोटे छोटे साइडों में। ठीक है जी। तो ये भगवान विष्णु की जो शेषनाग के ऊपर ये लेटे हुए हैं, ये दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन, जो आप ये पिक्चर देखते हो ना, गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ से उठाए हुए कृष्ण की जो मूर्ति है वो भी इस काल की है। ये वो मूर्ति तो नहीं है, लेकिन पिक्चर ये ही मिल पाई मेरे को, और काशी से प्राप्त किया गया इसको। कहाँ से? काशी से। आगे है वैष्णव संप्रदाय की प्राप्त मूर्तियों के अंतर्गत वराह की प्रतिमाएं भी क्या है? विशिष्ट है। उदयगिरी से प्राप्त विशाल वराह अवतार की मूर्ति, शरीर मनुष्य का, मुख वराह का, सुअर का, वराह होता है सुअर का। ठीक है जी। ये मूर्ति भी कहाँ से है? वैष्णव संप्रदाय की मूर्ति है। इस चीज को आपने याद रखना। ये कहाँ से मिली है? उदयगिरी से मिली है। आगे देखते हैं, इस मंदिर के बारे में भी जान लो भाई, ये भी बहुत अच्छा है। एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले में 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बीना नदी के किनारे स्थित है। ये गुप्तकालीन महत्वपूर्ण विष्णु मंदिर में से एक है, जिसमें एक विष्णु की प्रतिमा जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है, एक वराह, ये जो विष्णु की मूर्ति 10 फीट की है, ये वाली एक वराह की प्रतिमा, ये वराह रहा सुअर की प्रतिमा, जिसके पूरे अंग में चित्रकारी की गई है। इसके पूरे अंगों पे क्या है? चित्रकारी की गई है। और एक गरुड़ स्तंभ है, महेश्वर, ये रहा गरुड़ स्तंभ, ये वाला। आगे देखते हैं, अनंत सर्प लेटे हुए विष्णु की। ठीक है जी। ये तिगवा का विष्णु मंदिर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और ये है भूमरा का शिव मंदिर। ये पिक्चर दिखाने का मेरा मकसद था कि आपको ना इंटरेस्ट क्रिएट हो कि गुप्तकालीन में ऐसे मंदिर बने थे। जो आज हम मंदिरों का जो देखते हैं ना रूप, ये सारे गुप्तों की देन है। उससे पहले कहीं मंदिर पड़े थे आपने? कहीं मंदिर नहीं मिले आपको देखने को। यहाँ पे आपको मंदिरों का, नचनाथ ठाकुर का पार्वती मंदिर आगे है। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन नौगोद खो का मंदिर अपनी शिव मूर्ति के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है जी। और इसी काल में बनी हुई मोर के ऊपर सवार कार्तिकेय की मूर्ति, जो कार्तिकी का जो पंछ जो है, वो जो पक्षी है वो क्या है? मोर है। ठीक है जी। किसका? भगवान शिव का जो बड़े पुत्र है कार्तिकेय। और बुद्धकालीन मूर्तियां देख लो भी। बुद्ध मूर्ति सारनाथ की, जिसमें खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा है। सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति में दाहिना हाथ मतलब अभय मुद्रा में है। ये आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। आगे है गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की एक आदम कद तांबे की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई के 6 फीट है। ठीक है जी। ये मूर्ति मैं आगे दिखाती हूँ कौन सी है, ये वाली तांबे की है ये। आगे है कुषाण कालीन और गुप्तकालीन मूर्तियों में अंतर क्या है? देखो, जो कुषाणों के टाइम पे जो मूर्तियां बनाई गई और गुप्तों के टाइम पे जो मूर्तियां बनाई गई, इन दोनों में डिफरेंट है। आधार के देखें, कहते वस्त्र विन्यास में अंग प्रदर्शन अधिक हुआ था कुषाणों के टाइम पे, इनकी मूर्तियों में अंग प्रदर्शन कम हुआ। इनके वस्त्र क्या थे? कुषाणों के पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनाए हुए थे, पत्थरों से ऐसे दिखाया हो कि ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने जैसे। और इनके क्या है? मोटे वस्त्र का आवरण है। और इनके कुषाणों की जो मूर्ति है वो गंधार और मथुरा शैली के अंदर है, और गुप्तकालीन मूर्तियां क्या है? अमरावती शैली में है। प्रभा मंडल सादा था, मतलब इनकी कुषाणों की मूर्तियां देखने में क्या है? सिंपल। ठीक है जी। और गुप्तकाल की मूर्तियां क्या थी? आकर्षक। चित्रकला की बात कर लेते हैं। कहते गुप्तकालीन चित्रकला के अत्यंत सुंदर नमूने अजंता एवं बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। अजंता के चित्रों से जहां उच्च वर्ग की संपन्नता प्रदर्शित होती है, वहीं बाघ के चित्रों में मानव के लौकिक जीवन की कृतियां हैं। अजंता में उच्च वर्ग की क्या है? देखने को मिलता है। और जो बाघ के चित्र हैं, बाघ की गुफाओं में जो चित्र हैं वो क्या है? लौकिक।
1824 में अजंता की दुर्लभ चित्रकारी की जानकारी सबसे पहले जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के माध्यम से दी थी। ठीक है जी। अजंता की 29 गुफाओं में चित्रकला की गई थी, जिनमें से केवल 6 गुफाएं पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और 16वीं 17वीं के चित्र ही वर्तमान में क्या है, सुरक्षित हैं। इन गुफाओं की चित्रकला विभिन्न समयों की गई थी। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र पहली सदी से संबंधित हैं। 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। इसके अतिरिक्त पहली और दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं सदी के बने हुए हैं। ठीक है जी। तो इस कारण, इतनी जो विशेषताओं के कारण गुप्त काल को क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। इसका लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं भूलनी आपने, इसके मंदिर के कला नहीं भूलनी, चित्रकला नहीं भूलनी आपने। लिटरेचर तो पूरा का पूरा याद कर लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से, किसने क्या बोला और किसने किसकी प्रतिपादन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।